हेलो गाइज, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे, यानी सीटेट पेपर सेकंड को, साइंस एंड मैथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का। तो पहला क्वेश्चन है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है कानून एवं व्यवस्था या पश्च परंपरागत, सेकंड है आज्ञा पालन या पूर्व परंपरागत, थर्ड है अच्छा होना या परंपरागत, और 4 है आदान प्रदान परंपरागत। तो इसका हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट है जेंडर विभेदीकरण, सेकंड है जेंडर भूमिकाएं, थर्ड है जेंडर पहचान, और 4 है जेंडर रूढ़वादिताएं। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, जेंडर रूढ़वादिताएं। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पर। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़वादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, 4 है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 पर। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्थापित करता है तो इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है खोजपूर्ण अधिगम, सेकंड है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, थर्ड है पाड़ या ढांचा, या 4 है अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो फर्स्ट में संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो, जो संवेदी अवस्था होती है, हमारे पियाजे ने 4 व्यवस्थाओं को दिया था। पहली थी जो 0 से 2 वर्ष की थी, दूसरी थी वो 2 से 7 थी, तीसरी थी 7 से 11 थी, और चौथी थी वो थी 11 वर्ष के बाद थी। ठीक है, तो ये अवस्थाएं दी गई थी। तो कौन सी अवस्था है जो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार परिकल्पना निगमन करती है, यानी तर्क में स्थापित की जाती है? तो हमारा 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 6 पर चलते हैं कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉरेंस कॉल्वर, सेकंड है जीन पियाजे, थर्ड है ले वाइगोस्की, 4 है अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जो सामाजिक प्रक्रिया दी गई थी ये वाली, ये किसने दी थी? लेव वाइगोस्की ने दी थी। नेक्स्ट चलते हैं 7 पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, सेकंड है ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, थर्ड है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, और 4 है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं 8 पर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो फर्स्ट है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, सेकंड है दृश्य स्थानीय परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, थर्ड है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, और 4 है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जिसमें देखो खोज कर रहा है ये,
तर्क किया जा रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 9 पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, समाजीकरण। 10 पर चलते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं 11 पर। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो फर्स्ट है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सेकंड है विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। थर्ड है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। और 4 है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। चलते हैं 12 पर। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? फर्स्ट केवल संरचनात्मक आकलन, सेकंड है केवल संकलात्मक आकलन, थर्ड है ना तो संरचनात्मक और न ही संकलात्मक आकलन, और 4 है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो इसमें देखो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि केवल आ गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। न तो संरचनात्मक न ही संकलात्मक, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़वादिता एवं परिणामिक रूढ़वादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसमें से बताइए कि कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। देखो, अनदेखा करना चाहिए, ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया। ठीक है, प्रतियोगिता के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में प्रतियोगिता करनी चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। पढ़ाई को से छोड़कर अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह दी जानी चाहिए, ये मतलब पढ़ाई को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में सलाह दी जा रही है, ये नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। 4 ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल प्ले से संबंधित कहानी एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना, इसका मतलब 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 14 पर। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। सेकंड है अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। थर्ड है बच्चों को अपाहिज बच्चा एवं मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में परिगणित करना चाहिए। 4 है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्या होती है? क्षमता होती है। नेक्स्ट चलते हैं 15 पर। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्ष्य प्रदर्शित करता है, तो इसमें से वो क्या कर रहा है? ये किसके सूचक हैं? तो कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? पढ़ने के प्रति चिंता करना, पढ़े हुए बात को भूलना, बार बार पर उसे याद करना, ये सभी क्या है? उसके अधिगम अशक्ता वाले, यानी अधिगम करने में उसे कठिनाई हो रही है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 16 पर चलते हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यताओं वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या उसे संबोधित कर सकता है? तो हमारे 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार देख लेते हैं। देखो, पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, अभ्यास रटने पर बल देना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। निर्देश देने के लिए उसे तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। या थर्ड है अत्यधिक लिखित कार्य, यानी लिखने के लिए उसे कार्य देना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। 4 है हमारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए, इसका मतलब हमारा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 17 क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? फर्स्ट है अपसारी चिंतन पर बल देकर, सेकंड है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, थर्ड है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, 4 है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो 17 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा 17 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी थर्ड। चलते हैं हम 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है?
फर्स्ट है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। सेकंड है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। थर्ड है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। और फोर है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार बनना। तो हमारा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनम्यता एक वस्तु से केवल परंपरागत केवल आ गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। एक ही आयाम को सीमित करना चाहिए, ये भी नेगेटिव हो गया। इसका मतलब हमारा 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, साधन साध्य विश्लेषण। 720 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं है? याद रखना, नहीं पूछा है, इसका मतलब नेगेटिव पूछा है। तो बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। थर्ड है संवाद एवं परिचर्चा। 4 है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो 20 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी प्रभावशाली जो शिक्षण प्रणाली है, कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 पर चलते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? फर्स्ट है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। सेकंड है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। थर्ड है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। ये देखो, बाहर जाने के लिए कहना, ये रॉन्ग हो जाएगा। सबके सामने उन्हें बार बार डांटना, ये रॉन्ग हो जाएगा। उनसे बात करके उनकी अरुचि को जानने की कोशिश करनी चाहिए, यानी हमारा 3rd ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं हम 22 पर। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। जब तक बच्चा पूर्व ज्ञान से लैस नहीं होगा तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब उसके लिए पूर्व ज्ञान होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 चलते हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, नहीं, चुनौती नहीं देनी चाहिए। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। बच्चों के विचारों में सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? आप लोग देखते हैं कि 23 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। संवेद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, यानी उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। 23 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 24 पर। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? क्या ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दिशीय होते हैं? एक दिशा में संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं या द्विदिशीय होते हैं? इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अभिरुचि करते हैं, सामूहिक स्वास्थ्य अनिवार्य है, शिक्षा शास्त्र की रणनीति ये भी अनिवार्य है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ ये भी अनिवार्य है। इसका मतलब हमारे 4 ऑप्शन इज राइट हो जाएंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट हम चलते हैं 26 पर। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? फर्स्ट है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सेकंड है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। थर्ड है पुरस्कार एवं दंड देना। 4 है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध बताना। तो 26 का कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? 26 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सामाजिक पारस्परिक क्रिया है। चलते हैं 27 पर। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होगा? तो क्या होगा? भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होगा या फिर समझने के लिए अधिगम को आनंद प्राप्त करना होगा, या पुरस्कार के बिना भी इस गतिविधि में लगे रहना चाहिए,
और 4 है हमारा अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। तो 27 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम के लिए भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। 28 पर चलते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होते हैं। सेकंड है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। थर्ड है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। 4 है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरीके से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? 28 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय हो जाएगा? तो कौन सा है हमारा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। 29 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बालावस्था की विशेषता है? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 29 में से बताइए कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा 29 का। देखो, शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है। ये मध्य बालावस्था में प्रूफ के साथ नहीं बोल सकते कि बहुत तेज हो सकता है, बहुत तेज भी होता है और कम भी होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क प्रयोग करने की योग्यता इसमें नहीं आ पाती है, मध्य बाल्यावस्था में नहीं आ पाती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं? नहीं। 4 है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधि द्वारा गठित होता है। तो 29 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे तार्किक रूप से अपनी जो मेंटल एबिलिटी होती है, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंसेंटली, यानी ये सोचना प्रारंभ कर देते हैं इस स्टेज पर। चलते हैं 30। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण के लिए क्या है? मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसी है या द्वितीयक एजेंसी है? तो जो परिवार और पास पड़ोस होता है ये हमारी सबसे पहली एजेंसी होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी होती है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन थे जो हमारे साइकोलॉजी के थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पार्ट हमारा सेकंड आता है जिसमें आता है साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी जो हमारे साइंस साइड वाले होंगे उनके लिए साइंस और मैथमेटिक्स आते हैं 30 का, लेकिन जो हमारे आर्ट साइड वाले होते हैं उनके लिए सोशल साइंस आती है 60 नंबर पे। तो इसमें हमारे मैथ और साइंस आते हैं।